हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हम आप सबके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो जो भी भाई बहन हमारे टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से उनको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन उनको आने वाले जो ये टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होने वाला है उस परीक्षा में यहाँ से प्रश्न 100% मिलेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न जहाँ से बने हुए हैं हमने उनका भी अध्ययन करके और जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं हमने उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया हुआ है। और आप सब पेपर हल करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि पेपर कैसे हैं। ठीक है, तो वे सब यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ भाई बहन के कमेंट्स आए थे कि ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी के लिए हैं या नहीं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं स्पेशली यूपी टीजीटी पीजीटी को ही ध्यान में रख के मैं प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, जो भी भाई बहन हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं और वे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिल जाया करें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि इन प्रैक्टिस का लाभ वे सब भी पा सकें। एक बात और दोस्तों, जब भी हमारे साथ पेपर सॉल्व करने बैठिए तो कॉपी पेन लेके बैठे। जो भी क्वेश्चन हमें मौखिक इम्पोर्टेंट लगता है वो भी मैं बताते हुए चलती हूँ। तो वे सब जो प्रश्न आपको आते हैं वो ध्यान से पढ़िए, वो आपका रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं आते हैं उनको आप नोट करते हुए चलिए, तो वो भी आपका एक तरीके से इम्पॉर्टेंट प्रश्न के नोट्स तैयार हो जाएगा। तो परीक्षा में आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करती हूँ। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस है ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पे प्रश्नोत्तरी होगी। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पे। तो यहाँ पे आपको सब सिलेबस से प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए, मेरा पहला प्रश्न है, प्राकृत पिंगल सूत्र किस रचना को कहा गया है? प्राकृत पिंगल सूत्र किस रचना को कहा गया है? प्राकृत प्रकाश, प्राकृत पेंगुलम, भाव प्रकाश, प्राकृत व्याकरण। तो अपने अपने आंसर आप सब गेस करिए और कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताया करिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्राकृत पिंगल सूत्र किस रचना को कहा गया है? भाव प्राकृत प्रकाश को, प्राकृत पेंगुलम को, भाव प्रकाश को और प्राकृत व्याकरण को। ये दोस्तों भाव प्रकाशन है। भाव प्रकाशन, कहीं कहीं भाव प्रकाश भी मिलता है। तो चलिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी लगाया होगा वे सही हैं। ठीक है, तो देखिए, प्राकृत पेंगुलम सूत्र प्राकृत पिंगल सूत्र प्राकृत पेंगुलम को कहा जाता है। ठीक है, प्राकृत पेंगुलम को कहा जाता है। तो इसमें ये रचना जो है ये लक्ष्मीधर का है। नोट करते हुए चलिएगा, ये रचना लक्ष्मीधर का है। ठीक है, इस रचना में प्राकृत अपभ्रंश के छंदों का वर्णन है। ये भी आप सब नोट कर लीजिए। इस रचना में प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों का वर्णन है। छंदों का वर्णन है। ठीक है, और प्राकृत पेंगुलम रचना में आपके विद्याधर हो गए, शारंगधर हो गए, बब्बल, जज्जल, इन सब कवियों के रचनाओं को भी संकलित किया गया है। तो ये भी आप सब नोट करिएगा कि प्राकृत पेंगुलम रचना में विद्याधर
और शारंगधर, जज्जल, बब्बल, इन कवियों के रचनाओं को संकलित किया गया है। ठीक है। और प्राकृत प्रकाश रचना किसकी है, तो ये भी जान लीजिए, ये वररुचि की रचना है। प्राकृत प्रकाश रचना वररुचि की है। और भाव प्रकाश रचना शारदा तनय की है। शारदा तनय, शारदा तनय की रचना है। ठीक है। और प्राकृत व्याकरण की बात करें तो ये हेमचंद की है। ठीक है। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन तैयार हुआ। एक प्राकृत प्रकाश वररुचि की रचना है। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर का है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों का वर्णन है। और प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, शारंगधर, बब्बल, जज्जल, इन कवियों के रचनाओं को संकलित किया गया है। ठीक है। और भाव प्रकाश संरचना शारदा तनय का है और प्राकृत व्याकरण जो है अपभ्रंश का है। ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। कवित्त रत्नाकर रचना के लेखक हैं। कवित्त रत्नाकर रचना के लेखक हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है। तो देखिए सेनापति हैं, मतीराम हैं, केशवदास हैं, देव हैं। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। कवित्त रत्नाकर, तो देखिए एक कवित्त रत्नाकर रचना जो है ये सेनापति का है। ठीक है। कवित्त रत्नाकर रचना सेनापति का है। और इसमें कवित्त रत्नाकर में 5 तरंग हैं। कवित्त रत्नाकर रचना में 5 तरंग है और 394 छंदों में रामकथा का वर्णन है। ठीक है। 394 छंदों में रामकथा का वर्णन है। और सेनापति जो हैं वो ब्रज भाषा के कवि हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका प्रिय अलंकार श्लेष है। सेनापति जी का प्रिय अलंकार श्लेष है और इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित है। ये सब भी आप सब ध्यान रखिएगा। तो देखिए कवित्त रत्नाकर रचना यहीं पे नोट करा दूं आप सबको। चलिए यही नोट कर लीजिए। कवित्त रत्नाकर रचना में 5 तरंग और 394 छंदों में राम कथा का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा, 5 तरंग है, 394 छंदों में राम कथा का वर्णन है। ठीक है। और सेनापति का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान दीजिएगा। सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष है। प्रिय अलंकार श्लेष है और इनके गुरु हीरामणि दीक्षित हैं। हीरामणि ठीक है, हीरामणि दीक्षित हैं। एक रचना और इनकी है सेनापति जी के, काव्य कल्पद्रुम, वो एक रीति ग्रंथ है। ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। काव्य कल्पद्रुम ये रीति ग्रंथ है।
दोस्तों इतने तथ्य थे सेनापति से। कवित रत्नाकर रचना के लेखक सेनापति हैं। कवित रत्नाकर में 5 तरंग हैं, 394 छंदों में राम कथा का वर्णन है और इनका प्रिय अलंकार श्लेष है। इनके गुरु हीरामणि दीक्षित हैं और इनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना काव्यकल्पद्रुम है जो कि एक रीति ग्रंथ है। ठीक है, तो ये सब आप सब ध्यान रखिएगा। और ललित ललाम रचना मतिराम की है, रसराज मतिराम की है, ध्यान दीजिएगा। केशव दास की रचना बहुत से हैं। केशव दास की रामचंद्रिका हो गई, रामचंद्रिका इनकी है। जहांगीर जस चंद्रिका, देव का मूल नाम देवदत्त है और इनकी भी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं देव के। ठीक है, तो चलिए भाव विलास, भवानी विलास, ये सब इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। रामचरितमानस की पहली टीका किसने लिखी थी? रामचरितमानस की पहली टीका किसने लिखी थी? तो बताइए। ऑप्शन ए है रामचरण दास, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, रामप्रिया दास, इनमें से कोई नहीं। चलिए अपने अपने आंसर लगा लीजिए आप सब। तो दोस्तों रामचरितमानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी थी। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। कबीर के भाषा को श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है? कबीर के भाषा को श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा गया है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा है कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है। तो ऑप्शन है शधुक्कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी भाषा, संत भाषा, अवधी भाषा। तो जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया होगा उनका सही है। तो श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी कहा है। और शधुक्कड़ी भाषा किसने कहा है ये भी जान लीजिए। दोस्तों हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो भावी एग्ज़ाम जो पहले के एक प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए हैं और जो भावी एग्ज़ाम में आने के जिनकी संभावना है। ठीक है, तो देखिए शधुक्कड़ी भाषा आचार्य शुक्ल ने कहा है। नोट कर लीजिएगा, कबीर की भाषा को शधुक्कड़ी भाषा आचार्य शुक्ल ने कहा है। और पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। संत भाषा की बात करें तो ये बच्चन सिंह ने कहा है। इसको भी नोट कर लीजिए। कबीरदास जी की भाषा को बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा है। और अवधी भाषा की बात करें तो बाबूराम सक्सेना ने कबीरदास को अवधी का प्रथम कवि माना है। ये भी आप सब नोट करिएगा। बाबूराम सक्सेना ने कबीरदास को अवधी का प्रथम कवि माना है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। किस लेखक ने तुलसीदास जी की रचना पार्वती मंगल में 164 छंद माना है? यानी कौन से लेखक हैं कि वे तुलसीदास जी की रचना पार्वती मंगल में 164 छंद है ऐसा मानते हैं? तो ऑप्शंस हैं रामकुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। बताइए। तो चलिए आप सब अपने अपने आंसर लगा लिए होंगे। तो इसमें होगा आपका तुलसीदास जी की रचना पार्वती मंगल में 164 छंद रामकुमार वर्मा ने माना है। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने 164 छंद माना है। तो देखिए सभी पार्वती मंगल में जो 164 छंद हैं, तो देखिए नोट कर लीजिए। अभी 164 छंदों में
148 छंद, 164 छंदों में 148 छंद अरूढ़ छंद हैं, अरूढ़ छंद हैं और 16 छंद हरिगीतिका के हैं, 16 छंद ठीक है। राम कुमार वर्मा ने तुलसीदास जी की रचना पार्वती मंगल में 164 छंद माना है, तो जिसमें पूरे 164 छंदों में 148 छंद अरूढ़ छंद है और 16 छंद जो है हरिगीतिका है। इन दोनों को अगर काउंट करेंगे आप तो 8 6 14, 4 अब 1 5 अब 1 6, 164 हो गया। तो इतने छंद आपके उसमें मिलते हैं पार्वती मंगल में, 148 छंद अरूढ़ छंद और 16 छंद हरिगीतिका के। इसी अरूढ़ छंद को मंगल छंद भी कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिए। अरूढ़ छंद को मंगल छंद भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न कैसे हैं आप सब कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तभी हमें लगेगा कि मेरा इतना मेहनत करना सफल हो रहा है, ठीक है। प्रश्न कैसे हैं इस पे आप सब अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आऊँ। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। वैदर्भी रीति के कवि हैं, वैदर्भी रीति के कवि हैं, कालिदास हैं, भारवी हैं, भवभूति हैं, ये भी दोनों, बताइए। तो कौन से वे संस्कृत लेखक हैं जो कि वैदर्भी रीति को अपनाते हैं? तो इनमें देखिए वैदर्भी रीति के कवि आपके कालिदास और भारवी दोनों लोग हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बी दोनों। और भवभूति की बात करूँ तो ये भवभूति ये गौड़ी रीति के कवि हैं, ठीक है, ये गौड़ी रीति के कवि हैं, गौड़ीय रीति, ये अपने रचना शैली में गौड़ी रीति को अपनाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। मत्स्येंद्र नाथ की रचना कौल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया? मत्स्येंद्र नाथ की रचना कौल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन या फिर कोई नहीं? मत्स्येंद्र नाथ की ये जो रचना है कौल ज्ञान निर्णय, ये संस्कृत रचना है, ये संस्कृत भाषा में, ठीक है, ये संस्कृत रचना है। कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्र नाथ के, मत्स्येंद्र नाथ जो थे गोरखनाथ के गुरु थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इनकी रचनाओं कौल ज्ञान निर्णय का संपादन ऑप्शन नंबर ए है प्रबोध चंद्र बागची ने किया था, ठीक है। तो एक रचना और है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि प्रबोध चंद्र बागची ने और किस रचना का संपादन किया है, किस नाम से किया है, ज़रूर बताइएगा आप हमें। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दुहा नाम से किया है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा नाम से संपादन किया है। उन्हीं में से कोई रचना है उसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है, ये आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमें आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा, तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इनका राइट आंसर हो गया मत्स्येंद्र नाथ की रचना कौल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। चलिए दोहा कोश, वो संपादन जिसका किए थे, दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक
किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधुओं ने, शालिभद्र सूर्य ने, राम कुमार वर्मा ने। तो चलिए, जिन भाई बहन ने इनका ऑप्शन नंबर बी चुना होगा तो वे एकदम सही हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। अगर शिव सिंह सेंगर की बात करें तो इन्होंने हिंदी का प्रथम लेखक पुष्य या पुंड को माने हैं। शालिभद्र सूर्य की बात करें तो ये गणपति चंद्र गुप्त को माने हैं। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये है आंसर। शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। राम कुमार वर्मा ने किसको माना है? तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और राहुल सांकृत्यायन हो गए, वे शरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो ये सब हम पहले प्रैक्टिस में देख चुके हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। नाथों में किसका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था? नाथों में किसका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आदिनाथ, ऑप्शन बी है गोरखनाथ, ऑप्शन सी है मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन डी है नागार्जुन। चलिए बताइए। तो ये नागार्जुन है। इनको रसायनी भी कहा जाता था, रसायनी, ये भी जानते रहिए आप सब। नागार्जुन जी रसायनी कहे जाते थे। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु हैं, ये भी जानते रहिए। और तो चलिए ये बताइए, नाथों में किसका वास्तव में विष्णु शर्मा है? तो ये हैं आपके मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, ये आपके मत्स्येंद्रनाथ हैं। और आदिनाथ को परवर्ती आचार्यों ने शिव कहा है। परवर्ती आचार्यों ने आदिनाथ को शिव कहा है। ठीक है, और नाथ संप्रदाय के प्रारंभकर्ता हैं गोरखनाथ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 है, कबीर वचनावली के संकलन करता हैं। कबीर वचनावली के संकलन करता हैं। ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत, ऑप्शन सी है कबीर एक नई दृष्टि, ऑप्शन डी है कोई नहीं। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए आप सब। तो देखिए, कबीर वचनावली के संकलन करता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत हैं। अगर श्याम सुंदर दास की बात करूं तो इन्होंने कबीर ग्रंथावली लिखा है। ठीक है, कबीर ग्रंथावली। ठीक है, इन्होंने कबीर ग्रंथावली लिखा है। और एक रचना है कबीर नई दृष्टि, ये भी कबीर पे संपादित ग्रंथ है। तो इसको किसने लिखा है ये भी नोट कर लीजिए। तो डॉक्टर रघुवंश ने लिखा है। डॉक्टर रघुवंश ने लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। भामा ने सभी अलंकारों में किस अलंकार को प्रधानता दी है? भामा ने सभी अलंकारों में किस अलंकार को प्रधानता दी है? तो हमारे ऑप्शंस हैं वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। तो दोस्तों, भामा ने सभी अलंकारों में वक्रोक्ति अलंकार को सभी अलंकारों में वक्रोक्ति अलंकार को प्रधानता दिए हैं। और ऑप्शन बी सी डी देखिए, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सभी शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और ये वक्रोक्त भी आपका शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। चलिए प्रश्न 12 में देखिए, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना किसने की? हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना किसने की? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, भगीरथ मिश्र ने। बताइए।
तो देखिए, जिन भाई बहन ने इनका ऑप्शन सी चुना होगा तो वे राइट हैं। देखिए, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको आप सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार ज़रूर परीक्षा में आने की संभावना है। देखिए, भारतेंदु ने अपने किस नाटक में पागल का अभिनय किया है? अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, और अभी इसमें हम आगे बताते हैं कि सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो इनको आप सब ध्यान रखिए हमेशा। ये क्वेश्चन आप सब एकदम रट लीजिए, चाहे जैसे भी, बस इसको ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन इस बार 100% आने की संभावना है। देखिए, ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। भारतेंदु ने अपने किस नाटक में पागल का अभिनय किया है? तो देखिए, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, जानकी मंगल, सती प्रताप। तो देखिए, भारतेंदु ने अपने नील देवी नाटक में पागल का अभिनय किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नील देवी में उन्होंने पागल का रोल किया है, और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र का रोल किया है उन्होंने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने सत्य हरिश्चंद्र नाटक में हरिश्चंद्र का अभिनय किए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतेंदु मंडली द्वारा नाटक, कौन सा नाटक है जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हरिश्चंद्र का अभिनय किया है, हरिश्चंद्र का रोल किया है? तो ये सत्य हरिश्चंद्र है। और पागल का अभिनय नील देवी, ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। सत्य हरिश्चंद्र ये क्वेश्चन आ चुका है। और ऑप्शन सी देखिए, जानकी मंगल, ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी का हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है। इसमें भारतेंदु जी ने लक्ष्मण का रोल किया है। ठीक है, इस रचना में, जानकी मंगल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण का अभिनय किया है। ठीक है, लक्ष्मण का अभिनय यानी रोल किए हैं। तो इसको आप सब ध्यान रखिएगा। और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र का अभिनय किए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये सती प्रताप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सती प्रताप, ये अधूरा नाटक है, अधूरा नाटक है सती प्रताप। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये इस बार पूरी आने की संभावना है। तो कृपया आप एक क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। भारतेंदु ने अपने नील देवी में पागल का अभिनय किया है, सत्य हरिश्चंद्र में उन्होंने हरिश्चंद्र का अभिनय किया है, और जानकी मंगल में उन्होंने लक्ष्मण का अभिनय किया है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका वर्णन है? शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका वर्णन है? रस का, अलंकार का, छंद का, कोई नहीं। बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कुछ परीक्षा, टीजीटी पीजीटी के पेपर में और सभी परीक्षा में कुछ परंपरागत क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट कर दिए जाते हैं। तो उन्हीं परंपरागत क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आपका है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका वर्णन है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये अभी 2021 टीजीटी में भी पूछा गया था, टीजीटी या पीजीटी में 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इन्हें आप ध्यान रखिए। तो देखिए, शिवराज भूषण ग्रंथ एक अलंकार ग्रंथ है भूषण जी का। ठीक है, इसमें 105 अलंकार हैं शिवराज भूषण में। कहीं नोट कर लीजिए, यही नोट कर लीजिए, शिवराज भूषण ग्रंथ में 105 अलंकार हैं, जिसमें 100 शब्दालंकार हैं, शब्दालंकार, और 5 अर्थालंकार हैं, अर्थालंकार हैं। तो ये आप शिवराज भूषण के विषय में तथ्य नोट करिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम किसकी वंदना की है?
रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम किसकी वंदना की है? राम सीता की, सरस्वती गणेश की, शिव पार्वती की, या फिर कोई नहीं? चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी चुना होगा तो वे सही हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम सरस्वती गणेश की वंदना की है। ठीक है, चलिए प्रश्न 16 देखिए। वक्रोक्त के विरोधी आचार्य हैं। वक्रोक्त के विरोधी आचार्य हैं, वे कौन से आचार्य हैं जो वक्रोक्त अलंकार के विरोधी हैं? तो ऑप्शन देखिए, विश्वनाथ हैं, दंडी हैं, जगन्नाथ हैं, राजशेखर हैं। तो चलिए, इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ये भी ध्यान दीजिए। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है, ये 14वीं शताब्दी के कवि हैं। साहित्य दर्पण ये विश्वनाथ का हो गया। और दंडी का हो गया काव्यादर्श, महत्वपूर्ण है, ये काव्यशास्त्री ग्रंथ है। काव्यादर्श हो गया। और ये दंडी का एक हर्ष चरित हो गया, एक चंडी शतक हो गया, ये का दंडी की रचना है। और इनकी है रस गंगाधर, रस गंगाधर, ये 17वीं शताब्दी के कवि हैं, पंडित राज जगन्नाथ। और राजशेखर की बात करें तो इनकी रचना है, इनकी भी बहुत सी इनकी रचनाएं मिलती हैं। कर्पूर मंजरी हो गया और काव्य मीमांसा हो गया, काव्य मीमांसा। ठीक है, तो देखिए, वक्रोक्त के विरोधी आचार्य हैं विश्वनाथ। ठीक है, वक्रोक्त के विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और ये अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करिए, जिससे ऐसे प्रैक्टिस का लाभ वे सब भी पा सकें। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। वेद संहार रचना के प्रस्तावना में किसकी स्तुति की गई है? वेद संहार रचना में वेद संहार रचना के प्रस्तावना में किसकी स्तुति की गई है? विष्णु, कृष्ण, शिव, उपर्युक्त सभी? चलिए अपने अपने आंसर कीजिए। तो देखिए, वेद संहार रचना की प्रस्तावना में विष्णु, कृष्ण, शिव तीनों लोग की स्तुति की गई है। तो आप सब ट्रिक से याद कर लीजिए, विकृ याद कर लीजिए, आप सब याद हो जाएगा। वेद संहार रचना की प्रस्तावना में विकृ विष्णु, कृष्ण, शिव की स्तुति की गई है। प्रश्न 18 देखिए। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। रिक्त, धरोहर, वसीयत, कृतार्थ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रिक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का तत्सम रूप पूछा है यहाँ पे। तो तांबुल होता है, पर्ण होता है, पर्णही होता है, उपान होता है। चलिए, तो जिन्होंने इसका राइट आंसर डी सिलेक्ट किया होगा तो वे सही है, उनका सही है। पनही शब्द का तत्सम रूप उपानह होता है। चलिए प्रश्न 20 देखिए। निम्न में कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका अंबर है ऑप्शन ए, वसन है ऑप्शन बी, चीर है ऑप्शन सी, झस है ऑप्शन डी। चलिए अपने आंसर करिए आप सब। तो देखिए,
इसमें कपड़ा का पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। तो आपका अंबर भी होता है कपड़ा का पर्यायवाची, वसन भी होता है, चीर भी होता है। ये झस नहीं होता, ये झस जो है ये मछली का पर्यायवाची है, ठीक है। सफरे जिसको बोलते हैं झस, मत्स्य ये मछली का पर्यायवाची है, ठीक है, झस। तो यही आपका नहीं है, यहाँ पे नहीं शब्द पूछा है। तो पहले भी पेपर हल करते समय पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसमें नहीं शब्द को देखना। अगर नहीं शब्द मिले तो वहाँ पे उसको सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो दोस्तों ये ना ध्यान दिया जाए तो बहुत से आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे नहीं शब्द दिया हुआ है। तो कपड़ा का पर्यायवाची अंबर, वसन, चीर है, झस नहीं है, झस मछली का पर्यायवाची है। प्रश्न 21 देखिए, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण होगा कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। चलिए आंसर करिए आप सब। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण होगा आपका मेधावी, ठीक है, मेधावी। चलिए प्रश्न 22 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए है प्रज्वलित, ऑप्शन बी है प्रज्वलित, ऑप्शन सी है प्रज्वलित, ऑप्शन डी है प्रज्वलित। तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रज्वलित, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 23 देखते हैं। मसृण का विलोम है, मसृण का विलोम है कम, रुक्ष, शाबूत, गाफिल। मसृण का विलोम है कम, रुक्ष, शाबूत, गाफिल। तो देखिए मसृण का विलोम होता है रुक्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न 24 देखते हैं। इनमें फारसी भाषा का शब्द नहीं है, इनमें फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए है कबूतर, दुकान, तनख्वाह, ऑप्शन बी है किशमिश, सरकार, सौदागर, ऑप्शन सी है पलक, पलंग, बीमार, ऑप्शन डी है तकदीर, तारीख, किताब। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए आप सब। तो देखिए कबूतर फारसी भाषा का शब्द है, दुकान ये भी फारसी भाषा का शब्द है, तनख्वाह ये भी फारसी भाषा का शब्द है, पलक, पलंग, बीमार ये भी फारसी भाषा का शब्द है, किशमिश, सरकार, सौदागर ये भी फारसी भाषा का शब्द है। तो अपना बचा ये डी जो है तकदीर, तारीख, किताब ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। ये जोड़ा जो है ऑप्शन डी में तकदीर, तारीख, किताब ये अरबी भाषा के शब्द हैं। और बाकी आपका किशमिश, सरकार, सौदागर, पलक, पलंग, बीमार, कबूतर, दुकान, तनख्वाह ये फारसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न 25 देखते हैं। इनमें तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इनमें तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो देश निकाला है, माल गोदाम है, सेना नायक है और हर घड़ी। बताइए दोस्तों तत्पुरुष समास वो समास है जिसमें कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस देश से निकाला, देश से निकाला, सेना नायक, सेना का नायक, और माल गोदाम, माल का गोदाम। इसमें विभक्तियों का लोप होता है, लोप हो जाता है। तो बताइए तत्पुरुष समास का उदाहरण किसमें नहीं है? तो सबको तोड़ के देख लीजिए।
तो इसमें देश निकाला, देश से निकाला, माल गोदाम, माल का गोदाम, सेना, सेना नायक, सेना का नायक। तो ये सही है। ये हर घड़ी ये नहीं है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, जबकि ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। ठीक है, अव्ययी, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास का ये एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 26 देखिए। साधारणीकरण की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? साधारणीकरण की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? भट्टनायक ने, रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो प्रश्न कैसे हैं, इस पे आप सब अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मैं और अच्छा कर सकूं। और चलिए, साधारणीकरण की अवधारणा सबसे पहले भट्टनायक ने दिया था। ठीक है, सबसे पहले भट्टनायक ने दिया था। रामचंद्र शुक्ल जी साधारणीकरण को आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है ऐसा मानते हैं। आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, रामचंद्र शुक्ल जी ऐसा मानते हैं। और श्याम सुंदर दास की बात करें तो ये श्याम सुंदर दास जी सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है, ये ऐसा मानते हैं। इन्होंने साधारणीकरण के विषय में कहा है कि साधारणीकरण किसका होता है, तो सहृदय के चित्त का, यानी जो पाठक है, पढ़ने वाला, सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। और डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसा माना है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, उन्होंने ऐसा माना है। और सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है, ये श्याम सुंदर दास जी ने माना है। और आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हमारे साथ जब भी पेपर चालू करने बैठे कॉपी पेन लेके, जो मैं मौखिक बोलूँ वो भी बहुत से तथ्य छूट जाते हैं, और लिखते समय कितना लिखें इसलिए हम मौखिक बोल देते हैं, उनको भी आप लोग अपने नोटबुक में ऐड करते चलिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए। इनमें अप्पय दीक्षित की रचना नहीं है। सबसे पहले नहीं को ध्यान दीजिए। इनमें अप्पय दीक्षित की रचना नहीं है, तो बताना है आपको कौन सी नहीं है। वृत्ति वार्तिक है, चित्र मीमांसा है, कुवलयानंद है, एकावली है। तो देखिए, जैसा कि ऑप्शन ए वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा, कुवलयानंद, ये तीनों रचनाएं अप्पय दीक्षित की हैं। ऑप्शन डी में एकावली रचना इनकी नहीं है, ये विद्याधर की रचना है, ये विद्याधर की रचना है। ठीक है, एकावली रचना विद्याधर की है। और वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा, कुवलयानंद, ये अप्पय दीक्षित की रचना है। प्रश्न 28 देखिए, और ये अंतिम प्रश्न है। अलंकार सर्वस्व के लेखक हैं। अलंकार सर्वस्व के लेखक हैं, बताइए। रुयक हैं, शारदा तनय हैं, जयदेव हैं, भोजराज हैं। तो दोस्तों, हमने जिन जिन प्रश्नों को लिया है यहाँ पे, ये परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अलंकार सर्वस्व के लेखक रुयक महोदय जी हैं। ठीक है, रुयक आचार्य हैं, सॉरी ये महोदय नहीं है, आचार्य हैं। अलंकार सर्वस्व के लेखक रुयक आचार्य हैं। शारदा तनय ने भाव प्रकाशन लिखा है, जयदेव ने चंद्रालोक लिखा है, और भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण लिखा है। चलिए, तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे और हमारा पढ़ाया हुआ आप सबको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन
आप सबको मिल जाया करे, और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे इन सब का लाभ वे सब भी ले सकें जो लोग हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे इस पढ़ाने पे, हमारे पेपर पे प्रश्न के लेवल कैसे हैं, इन सब पे आप अपनी समझ, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा हमें। हमारा मनोबल बढ़ाइएगा दोस्तों, हमें सपोर्ट करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट लेके। तब तक के लिए नमस्कार।